मैं हूं अमीश देवगन। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता। और आज मुंशी प्रेमचंद के इस कथन का जिक्र इसलिए आवश्यक है क्योंकि साल 1911 में दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए किंग जॉर्ज पंचम यानी फिफ्थ भारत आए थे। अंग्रेजों ने किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में एक सड़क का नाम किंग्सवे रखा था। आजादी के बाद साल 1955 में इसका नाम बदलकर राजपथ किया गया, जो किंग्सवे का ही हिंदी अनुवाद था। किंग्सवे रोड राजपथ, यानी भाषा बदल गई लेकिन अर्थ वही रहा। लेकिन आज देश के लिए बेहद ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अब मोदी सरकार के दौर में राजशाही की याद दिलाने वाली इस सड़क का नाम बदल चुका है और राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो गया है। गुलामी की परछाई से मुक्ति दिलाने वाला आज का दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं है। मोदी सरकार ने गुलामी की कई निशानियों से देश को आजादी दिलाई है और इसका आज मैं संपूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार सिर्फ नाम बदलने में जुटी हुई है। तो आज इसी पर होगी दिग्गज नेताओं के बीच आर पार। मोदी का कर्तव्य पथ, विपक्ष का राजपथ, क्योंकि आजाद देश में गुलामी वाली सड़कें, गुलामी वाली मूर्तियां, गुलामी वाली सोच का क्या काम है। आज आर पार में इसी सवाल के साथ, इसी मोटो के साथ आज इस चर्चा का हम शुरुआत करते हैं। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है। हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। और इस ऐलान के ठीक 24 दिन बाद गुलामी की एक और परछाई से मुक्ति मिल गई 1911 में, जिसे किंग्स वे यानी राजा का रास्ता कहा गया। 1955 में सिर्फ भाषा बदलकर जिसे राजपथ कहा गया, उस सड़क का नाम मोदी सरकार ने कर्तव्य पथ कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया गेट की ग्रैंड कैनोपी में किसी जमाने में जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी थी, वहां 28 फीट ऊंची नेताजी की भव्य प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। लेकिन विपक्ष इस पर भी बेचैन है। এখানে আসবার আগে একটা সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে আবার নতুন করে মালা দিয়ে এলাম। লকডাউন করেছিল, সেটাকে উড়িয়ে টুড়িয়ে এখন ওটা চলে না। সেই জন্য একটা মনে হয় কোনো একটা গ্রেনাইড দিয়ে বা কিছু একটা দিয়ে একটা লাগাচ্ছে। হ্যাঁ, ये है मोदी जी की हर मोर्चे पर असफलता। काम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नाम बदल रहा है। पर राजपथ देश के इतिहास से जुड़ा है। इस सियासत के बीच सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन भी हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि गुलामी की परछाई से मुक्ति पर विपक्ष सियासत क्यों कर रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी का कर्तव्य पथ, विपक्ष का राजपथ। और अब वक्त है विश्लेषण का। लेकिन विश्लेषण पर आगे जाने से पहले मोदी का कर्तव्य पथ और विपक्ष का राजपथ, तस्वीरें देखिए आप। यह तस्वीर है कर्तव्य पथ की, यह तस्वीर है गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए नए भारत की, यह तस्वीर है गुलामी की हर निशानी को मिटाते हुए नए भारत के उद्घोष की, यह तस्वीर है वंदे मातरम की, यह तस्वीर है जय हिंद की, यह तस्वीर है विवेकानंद की, यह तस्वीर है रविंद्रनाथ टैगोर की, यह तस्वीर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। यह हर किसी की तस्वीर है जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना सर्वोच्च दिया है। यह तस्वीर है महात्मा गांधी की। यह नए भारत की तस्वीर है जहां पर राजपथ नहीं कर्तव्य पथ होगा, यानी जो इस कर्तव्य पथ पे चलेगा उसे कुछ ना कुछ करना होगा। यह भव्य तस्वीर है। लेकिन अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको हम विश्लेषण दिखाते हैं। गुलामी की परछाई से मुक्ति का विश्लेषण देखिए, मुक्ति का विश्लेषण देखिए। पहले क्या था? इंडियन नेवी के झंडे में सेंट जॉर्ज था, इंडियन नेवी के झंडे में सेंट जॉर्ज था। अब मोदी राज में क्या है?
ब्रिटिश राज की यह निशानी हटा दी गई है। बीटिंग द रिट्रीट अबाइड विद मी से समापन होता था, अब अबाइड विद मी की जगह सारे जहां से अच्छा से समापन हो रहा है। यह है गुलामी की परछाई को तोड़ देने वाली तस्वीर। रेस कोर्स रोड, प्रधानमंत्री आवास रेस कोर्स रोड होता था, अब वो लोक कल्याण मार्ग पर होता है, यानी लोक कल्याण का काम। और रॉस आइलैंड अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है, यह भी बड़ा है। बढ़ता हूं मैं आगे। किंग जॉर्ज के लिए, किंग जॉर्ज फिफ्थ के लिए ये किंग्सवे रोड बनी थी, अब जिसको हिंदी में अनुवाद किया गया राजपथ, अब इसका नाम कर्तव्य पथ हो जाएगा, जहां पर देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री, देश के राष्ट्रपति अपना कामकाज देखते हैं। बात करने के लिए विश्वास सारंग मंत्री हैं, दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आज मेरे साथ वो चर्चा में जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। राशिद अल्वी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा के अंदर दो मेहमान हैं मेरे साथ, तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक दूसरे की बात को सुनेंगे। लेकिन बड़ी खबरों का दिन है, बड़ी तस्वीरें भी आ रही हैं, और इस समय आर पार के लाखों करोड़ों व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। देश का सबसे लोकप्रिय शो है। राशिद अल्वी साहब, मैं आपका रुख करता हूं। कांग्रेस कह रही है ये नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम करती है। राजपथ को वो कहते हैं ऐतिहासिक नाम था ये, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि गुलामी की परछाइयों को हम तोड़ते जा रहे हैं। देखिए, राजपथ तो नाम 1961 में रखा गया है, और जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तब भी ये राजपथ था। अगर ये गुलामी की निशानी है तो अटल जी भी जिम्मेदार हैं, उनके कार्यकाल के अंदर इसका राजपथ था। और अभी आपने कहा कि ये सड़क बनी थी जॉर्ज फिफ्थ की वजह से, किंग्सवे कहलाता था। मेरे दोस्त, क्या आपको मालूम है कि ये दिल्ली कैपिटल कब बनी थी और क्यों बनी थी? ये दिल्ली कैपिटल 1911 में जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी ने बनवाई थी। और किस लिए बनवाई थी? इसलिए बनवाई थी चूंकि गर्मी के ज़माने में इंग्रेज शिमला जाता था, तो शिमला के दिल्ली नज़दीक हो जाए, और दिल्ली का जोड़ मुगल बादशाहों से था। इतिहास पढ़ लीजिए, राशिद अल्वी पे यकीन मत कीजिए। मुगलों से जुड़ा हुआ था दिल्ली का नाम, और शिमला के नज़दीक था। दिल्ली को बदलो, कैपिटल बदलो। अगर आप समझते हो कि राजपथ गुलामी का नाम था तो इसको भी बदल देना चाहिए। अरे आप देश को बर्बाद करने पर लगे हैं। प्राइम मिनिस्टर का नया घर बन रहा है वहां पे 20,000 करोड़ में। जहां प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो 12 एकड़ जगह में रहते हैं, 12 एकड़। देश के लोगों को बताइए कि वहां 5 मकान हैं, एक उनके रहने की जगह, एक उनकी ऑफिस, एक उनकी सिक्योरिटी, एक उनका गेस्ट हाउस। क्या 12 एकड़ कम पड़ते हैं आपको? और जो चीज आप कह रहे हैं मेरे अजीज दोस्त, छोड़ दीजिए कांग्रेस की बात। जी जी, आपने बोला ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, इसमें तो देश का की बात छोड़ दीजिए, देश की संसद भी बन रही है, इसमें तो देश की संसद भी बन रही है। और जहां तक प्रधानमंत्री के आवास की बात है, इसकी जानकारी तो सरकार ने भी खुद दी है कि ऐसा कुछ नहीं। बात सुन लीजिए। जी जी जी, मेरी बात सुन लीजिए आप पूरी, उसके बाद जवाब दीजिए। देखिए, देश के अंदर जो भी चीज बनेगी कानून के मुताबिक बनेगी कि नहीं बनेगी। डीडीए हमारा तो नहीं है। डीडीए ने 1300 ऑब्जेक्शंस किए हैं, 1300। और आगे बढ़ के कहता हूं, जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार ने एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा पेश नहीं किया जिससे मुझे ये यकीन हो जाए कि जो ऑब्जेक्शंस हैं और सजेशंस हैं उनको सरकार ने माना है। ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये डीडीए कह रहा है और देश के सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है। उसकी बात भी आप नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? देखिए, वाह वाह करना सरकार है, ताकत है, आप सब लोग वाह वाह करते रहें, वो एक अलहदा चीज है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सिर्फ नाम बदलने का विकास नहीं हो जाता। क्या यह सरकार कर्तव्य पूरा कर रही है? जवाब ले लेते हैं, विश्वास सारंग से जवाब ले लेते हैं। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य पथ पे पहुंच गए हैं, जहां उद्घाटन होना है। कुछ देर में प्रधानमंत्री उद्घाटन कर देंगे कर्तव्य पथ का, और ऐतिहासिक पल देश के लिए। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ से। विश्वास सारंग, ये मुगलों की दिल्ली है, ये अंग्रेजों की दिल्ली है, इस पे कर्तव्य पथ का क्या काम है? राशिद अल्वी कह रहे हैं।
देखिए, जब आप कांग्रेस के नेताओं से पूछेंगे तो इसके अलावा उनसे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। मुझे बड़ा ही दुर्भाग्य लगता है जब मैं कांग्रेस एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी, मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन कर रहे हैं नेताजी की प्रतिमा का उद्घाटन कर रहे हैं, जहां पर एक टाइम पर अनावरण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर एक समय पर किंग जॉर्ज की तस्वीर होती थी, मूर्ति होती थी, आज वहां नेताजी की मूर्ति है। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी किंग जॉर्ज को बाय बाय और नेताजी को नमस्कार, और कर्तव्य पथ पर नरेंद्र मोदी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी, जवाब मैं रुक करता हूं आपका। विश्वास सारंग, आप अपनी बात को रखिए। देखिए अमीश भाई, इससे ज़्यादा और सुखद पल हम नहीं सोच सकते जब आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे उस नेता की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं जिन्होंने नेता शब्द को चरितार्थ किया। इस देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जो कुछ किया वो कांग्रेस के नेता उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो केवल एक परिवार के ही महिमा मंडन करने में लगेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। और रही बात कर्तव्य पथ की, तो देखिए एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी ने यह स्थापित किया है कि जो वो अपने भाषण में बोलते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के प्रधान सेवक हैं, तो ये बात सही है कि वो मार्ग जो कि इस देश के संचालन के आसपास है या उसके आसपास संचालन होता है, वो राजपथ नहीं हो सकता, वो कर्तव्य पथ ही हो सकता है। जहां तक बात है अलवी जी की, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य है कि वो इस चैनल पर ये बात बोल रहे हैं कि दिल्ली मुगलों की है। ये भूल रहे हैं कि ये देश मुगलों का नहीं है, मुगलों के पहले का है। दिक्कत तो यही आ रही है कि कांग्रेस यदि इस देश का इतिहास बताना चाहती है तो वो मुगल से शुरू होती है और नेहरू परिवार पर समाप्त कर देती है। दिक्कत तो यही आ रही है अमीश भाई। मुख्य मुद्दा यह है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में यह बात स्थापित की है कि इस देश का प्रधानमंत्री केवल विचार ही नहीं रखता, विचार को इंप्लीमेंट भी करता है। और ये बात उन्होंने बहुत दिनों से शुरू की है। देखिए, उन्होंने ये बात बताया है कि यदि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति जनता के वोट से जनसेवक बनता है, यदि जनप्रतिनिधि बनता है, तो वो राज करने के लिए नहीं है बल्कि वो जनता की सेवा करने के लिए। और इसकी लंबी सीरीज उन्होंने अपने कार्य पद्धति से स्थापित की है, चाहे मिनिस्टर्स की और बाकी लोगों की लाल बत्ती गाड़ी से हटाने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री निवास का नाम बदलने की बात हो। जी मेरा निवेदन है आप दोनों, चाहे अब ये कर्तव्य पथ के माध्यम से आप दोनों बड़े नेता हैं, राशिद अल्वी हो गए या आप हो गए विश्वास सारंग, 60 सेकंड में 50 सेकंड में अपनी बात को रखें जिससे कि संवाद हो सके और हम लगातार व्यूअर्स को भी खबरों को दिखा सके। मैं राशिद अल्वी आपका रुख करता हूं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की दिक्कत यही है कि आप मुगलों से मेरे को यदि जी मैं आपको आगे मौका दूंगा, मैं आपको, मेरा वादा है आपको मैं मौका दूंगा आगे। राशिद अल्वी, आप लोगों की दिक्कत, आधा सेकंड आप मुझे जी आप आधा सेकंड ले लीजिए आधा सेकंड ले लीजिए आप। जी मेरा ये मानना है कि देखिए अंग्रेजों की किसी भी जो हमारी गुलामी का प्रतीक है उसका नाम बदलना निश्चित रूप से हम सबके लिए फख्र की बात है। परंतु इस बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, ये केवल राजपथ को कर्तव्य पथ नहीं कहा है। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार का क्या कुछ विचार है, इसको भी इस बात से स्थापित किया है कि हम कर्तव्य पथ पर चलकर ही इस देश को बड़ा देश बना पाएंगे। और शायद यही सोच प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस के उन प्रधानमंत्रियों से अलग करती है जिन्होंने केवल और केवल सत्ता में आकर राज करने की मानसिकता से कुर्सी संभाली है। पहला प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी राज करने के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए अपनाई है। जी राशिद अल्वी, कांग्रेस की दिक्कत यही है, बीजेपी कह रही है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि प्रॉब्लम यही है कि आप मुगलों से इतिहास को शुरू करते हो और गांधी नेहरू परिवार पर समाप्त कर देते हो।
देश की सोच, नए भारत की ये सोच है। मैं आपकी इज्जत करता हूं सारन जी, आपको समझने में परेशानी हो रही है। मैंने कहा कि अंग्रेज ने दिल्ली इसलिए कैपिटल बनाई थी कि उसका मानना था कि शिमला नजदीक है और मुगलों से जुड़ी हुई है, इसलिए दिल्ली को कैपिटल हटा दीजिए। और दूसरी बात, अगर आप अंग्रेजों की निशानियां मिटाना चाहते हैं तो ये राष्ट्रपति भवन हटाइए। जितने एमपीज और मंत्री रह रहे हैं वो किन घरों में रह रहे हैं उनको हटाइए। आप इतिहास के पन्ने को नहीं बदल सकते। सारन साहब, आज देश किन परेशानियों के अंदर है उनको आप निपटाइए, तब आप कर्तव्य पथ रखिए। अभी कर्तव्य आप नहीं पूरा कर रहे। आपसे अदब से पूछता हूं, इस साल कितने लोगों ने इनकम टैक्स दिया है आपको मालूम है सारन जी? 5,83,00,000। 140 करोड़ का देश है, और जिसमें से आधे वो लोग हैं जिन्होंने जीरो रिटर्न फाइल किया है। 2.5 लाख लोग, 2.5 करोड़ लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स दिया। आप क्या कर्तव्य पूरा कर रहे हैं? देश पे कितना कर्जा है सारन जी, मैं आपसे पूछता हूं। जितनी आपकी जीडीपी है इतना ही कर्जा है आपके ऊपर। 1,47,00,000 करोड़ रुपया कर्जा है। हमारे बजट का 23% सिर्फ इंटरेस्ट पे जाता है सारन जी। 7.3 ऑफ द टोटल जीडीपी हम पे कर रहे हैं सिर्फ इंटरेस्ट पे, जो हम पे कर्जा है। कौन सा कर्तव्य आपने पूरा कर दिया? आपको क्या हक है कि आप कर्तव्य की बातें करें? सिर्फ प्रधानमंत्री अपना नाम कह दें कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, सेवक हूं, तो वो सेवक बन गए। कौन सी कमी है प्रधानमंत्री के अंदर? कौन सी सिक्योरिटी कम है? कौन सी तनख्वाह कम है? कितने देशों के अंदर घूमते फिर रहे हैं? कैसे सेवक हो गए? कर्तव्य आप पूरा नहीं कर रहे। डीजल पेट्रोल आसमान को जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। कोविड के अंदर 50 लाख लोग मारे गए। ये मैं नहीं कह रहा, राशिद अलवी आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री घूमते फिर रहे हैं, अपना कौन सा कर्तव्य पूरा कर रहे हैं? अगर यूएन की बैठक में जाते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्तव्य है, जाना ही पड़ेगा। अगर वो G20 की बैठक में शामिल होने जाते हैं उनका कर्तव्य जाना ही पड़ेगा। पहले के प्रधानमंत्री भी जाते थे। अजीज दोस्त, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कौन सी तब्दीली लाए प्रधानमंत्री के मैं मान लूं वो सेवक है। जो पहले प्रधानमंत्री करते थे वही आप कर रहे हैं। नेवी का झंडा बदल दिया। अटल जी तो खैर बहुत बेहतर थे। सुन लीजिए, एजेंडा कुछ नहीं बदला सिवाय नफरत फैलाने के। इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने के अलावा आपका और क्या एजेंडा? नहीं पता कर्तव्य पथ में कौन सा, राशिद साहब, कर्तव्य पथ में कौन सा हिंदू मुसलमान हो रहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण कौन सा हिंदू मुसलमान हो रहा है? नेवी का झंडा बदला गया, उसमें कौन सा हिंदू मुसलमान हो रहा है? या फिर रोज आइलैंड का नाम बदला गया, उसमें हिंदू मुसलमान कौन सा हो रहा है? ये सब तो गुलामी के चिन्ह थे ना, तो बदलने चाहिए। बात छोड़ दो। अटल मेरी बात सुनो। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था जब मुख्यमंत्री? अमीश भाई अपना राज धर्म निभाइए, राज धर्म निभाइए। और आगे ये भी कहा था अटल बिहारी वाजपेयी, आगे ये भी कहा था कि आप निभा रहे हैं। जी, ओके, मैं रुक करता हूं। विश्वास सारंग रिप्लाई, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, मेक योर पॉइंट। देखिए, अलवी जी ने बहुत वरिष्ठ हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि वो मेरा सम्मान करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूं। परंतु मुझे लगता है कि वो यदि कर्तव्य निष्ठा की बात करते हैं तो मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश का आम नागरिक कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को पूरी तरह से स्थापित किया है। आप बात कर रहे हैं कि उनने कर्तव्य निभाया या नहीं निभाया, अलवी जी, तो आप जाइए उन करोड़ों लोगों के घरों में जिनके घर में 75 साल की आजादी के बाद भी टॉयलेट नहीं थे। उनसे पूछिए कि देश की सरकार ने कर्तव्य का पालन किया या नहीं किया। अलवी जी, आप आंकड़ों की बात बहुत कर रहे हैं। आप जाइए और उन हजारों और लाखों किसानों से पूछिए जिनको किसान सम्मान निधि मोदी जी की सरकार में मिली। आप कर्तव्य निष्ठा की बात कर रहे हैं तो आप उठाकर इतिहास को देखिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता था, मनमोहन सिंह की सरकार हो या कांग्रेस की और कोई सरकार हो। आज जाकर आप देखिए तो इस 7, 8, 10 साल की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जीरो भ्रष्टाचार टॉलरेंस पर यह सरकार काम कर रही है। आप नफरत की बात करते हैं। इस देश को
पूरी दुनिया में सम्मान के साथ स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। आज कर्तव्य निष्ठा की बात करते हैं। कर्तव्य निष्ठा की बात जब आप जाकर पूछिए उन सैनिकों से जिनको आज फक्र होता है कि वो हिंदुस्तान की सेना में रहकर हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, आप कर्तव्य निष्ठा की बात करते हैं। आप उस आम गरीब से जाकर पूछिए जिसके घर में उजाला लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो कर्तव्य निष्ठा की है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की अभी हैसियत, आप माफ करिएगा, ना मुझ में है ना किसी और में है। उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी इस देश के प्रति निष्ठा, आम जनता के कल्याण की राजनीति को स्थापित करना, इस देश के विकास की राजनीति को स्थापित करने का काम जो नरेंद्र मोदी ने किया है, शायद वो नहीं किया। देखिए, मुझे लगता है हम विपक्ष में हैं, निश्चित रूप से हमारे को अपनी पार्टी में अपने नंबर बढ़ाने के लिए किसी भी चैनल पर आकर इसी तरह की शब्दावली का उपयोग करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। पर मुझे लगता है कि आंकड़ों की बाजीगरी इस तरह से मत दिखाइए। यदि आप आंकड़े दिखा रहे हैं तो फिर यही कंपैरिजन आप मनमोहन सिंह का सरकार का भी करिए, यही कंपैरिजन आप जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार का करिए, यही कंपैरिजन आप इंदिरा गांधी जी की सरकार का करिए। जी जी जी, आपने अपनी बात को रखना, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। अब राशिद अल्वी साहब जवाब देते हैं। राशिद अल्वी, देखिए सारंग जी, जो डाटा मैं दे रहा हूं वो मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, भारत सरकार के डाटा। क्या आपको लगता है कि देश पे 1 करोड़ 47 लाख करोड़? अलवी जी ऐसा यदि आप डेटा दे रहे हैं तो मनमोहन सिंह सरकार के समय का भी दे दीजिए कि उस समय कितना जीडीपी था। ठीक है, जवाब अलवी जी बोल रहे हैं कि इस नेशनल चैनल सारंग जी आप ज्यादा निष्पक्ष दिखेंगे। आप बताइए ना, आप बता दीजिए, आपने बहुत सारे डेटा दिए। ठीक है, दे रहे ठीक है, बाकी सरकारों से ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ओके ओके, विश्वास जी, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। और राशिद अल्वी, मुझे एक व्यूअर ने सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि जरूर पूछेगा राशिद अल्वी से कि मुगलों से हमारा क्या लेना देना। हमारा लेना देना है कर्तव्य से, हमारा लेना देना है सुभाष चंद्र बोस से, हमारा लेना देना है स्वामी विवेकानंद से, हमारा लेना देना है महात्मा गांधी से। हमारा मुगलों से क्या लेना देना? उन्होंने तो लूटा हमें, ये एक व्यूअर कह रहे हैं। जवाब बाद में दूंगा जी, पहले सारंग जी की बात का जवाब दे दूं। सारंग जी, आपकी बात का पूरा जवाब दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सवाल का जवाब भी आप देंगे। आज देश पे 1 करोड़ 47 लाख करोड़ का कर्जा है और 23% हम इंटरेस्ट पे करते हैं। यह भारत सरकार का है। जब हमारी सरकार थी 2014 तक इस देश के ऊपर 65 लाख करोड़ का कर्जा था, जो अब दुगना हो गया। उठा लीजिए डाटा, मैं मनमोहन सिंह का भी दे रहा हूं आपको। आज जो इनकम टैक्स पे है, मैं सारी बात जी बजट भी बता दीजिए, मेरी बात सरकार के समय का बजट और आज का बजट। एक करके वो भी बताए। मुझे लगता है समय की पाबंदी है। नहीं, मैं इस आंकड़े में आप ये भी बता दीजिए ना, यदि आप ऐसा कंपैरिजन कर रहे हैं, हम गुमराह ना करें यहाँ पर बैठकर। ठीक है, विश्वास जी, मेरी बात सुनिए। विश्वास जी, एक करके अपनी मैं ऑडियो तभी आप करूंगा। क्या था आज का बजट, क्या है? विश्वास जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आप वरिष्ठ आदमी है, विश्वास जी, आप वरिष्ठ आदमी है, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं आपसे। राशिद अल्वी अपनी बात को 40 सेकंड में समाप्त करें। मैं आपका निवेदन स्वीकार करूंगा, पर मुझे लगता है अमीर जी नहीं, देखिए, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए ना। सारंग जी, आप इतने वरिष्ठ आदमी हैं, मैं तो खामोश हो जाता हूं जब आप बोलते हैं। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप मनमोहन सिंह को छोड़ दीजिए। पंडित जवाहरलाल ने जब देश का पहला बजट पेश किया था, सारंग जी आप हैरत में रह जाएंगे। 1,97 करोड़ का था, 200 करोड़ का भी नहीं था, 197 करोड़ का, और 26 करोड़ का डेफिसिट था। हमने देश वहां से शुरू किया, और जब मनमोहन सिंह ने देश को छोड़ा था तो 15 लाख करोड़ का था। आज 28 लाख करोड़ का है, निश्चित तौर से। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज इनकम टैक्स सिर्फ 5 करोड़ 83 लोगों ने जमा किया, तो बाकी तो गरीब हुए ना। आप किसानों की बात कर रहे हैं, वो जो करोड़ों आदमी सड़कों पे खड़े थे, हमने उनसे बात की थी, 2 साल तक रहे सड़कों पे। आपकी सरकार थी, मोदी जी की सरकार थी, रोज आप किसानों को गाली देते थे।
और जो लड़के ने सवाल किया उसका भी दे दूं। मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय डिबेट शो। पब्लिक हमें सवाल भेज रही है और आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। विश्वास सारंग और राशिद अलवी एक अंतराल के बाद तुरंत वापस आ रहे हैं। देखते रहिए आर पार। वो आके तोड़फोड़ करके गई है सैलून के अंदर आके। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर सोनाली फोगाट मर्डर केस में गिरफ्त में आए सुधीर सांगवान पर आरोप लगा कि उसने सोनाली की सारी गाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। आरोप है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली की कुछ गाड़ियां अपने नाम करवा ली थी और कुछ बेच दी थी। और सोनाली के नाम पर एक भी गाड़ी नहीं थी, यानी जिस सोनाली फोगाट को करोड़ों की मालकिन समझा जाता था और जिन महंगी महंगी गाड़ियों में वो घूमती थी, उनमें कुछ भी उनके पास नहीं था। सोनाली का परिवार पहले ही आरोप लगा चुका है कि सुधीर सांगवान किसी दीमक की तरह सोनाली के पैसे को खत्म कर रहा था। यही नहीं, ये तक आ गया कि उसने सोनाली को कंगाल कर दिया था और अब गाड़ियों वाला एक नया एंगल आ गया है। वो गाड़ियां हैं, वो 3 थी, वो अपने नाम करवा रखी हैं और 1-2 कोई बेच भी दी, इसका पता चला है। खबर है कि सोनाली के पास 4 गाड़ियां थी, लेकिन उनकी मौत के बाद किसी गाड़ी का कुछ अता पता नहीं है। इन गाड़ियों में सोनाली की मर्सिडीज कार भी शामिल है। पता चला है कि उन्हें ये गाड़ी गिफ्ट में मिली थी और सोनाली को गिफ्ट में मर्सिडीज कार देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सुधीर सांगवान था। पता चला कि सुधीर ने सोनाली को इंप्रेस करने के लिए गाड़ी उन्हें तोहफे में दी थी। लेकिन हैरानी की बात यह कि गाड़ी सोनाली के नहीं बल्कि सुधीर के नाम पर थी, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए उसने दिल्ली के जैतपुर का पता दिया था। लेकिन जब न्यूज 18 की टीम उस पते पर पहुंची तो पता चला कि कागज पर लिखा पता हकीकत में है ही नहीं। में जिस एड्रेस को आरसी में चढ़ाया गया था वो एड्रेस दिल्ली के जैतपुर इलाके का था, यानी वो एड्रेस हमें नहीं मिला। सिर्फ गली जो है वो 7 नंबर की गली दिखाई दी। सुधीर पर आरोप है कि उसने फर्जी पते पर रजिस्ट्रेशन करवाया था और जब गाड़ी की किस्तें नहीं भर पाया तो उसने मर्सिडीज बेच दी। पालतू कुत्तों के हमलों की एक और घटना दिल्ली के पास नोएडा से सामने आई। एक हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में एक कुत्ते ने दवाइयों की डिलीवरी करने आए एक युवक पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कुत्ते के मालिक की तलाश शुरू कर दी। हालांकि ये वीडियो 1 महीने से ज्यादा पुराना है और बताया जा रहा है कि उस वक्त इस घटना की पुलिस को खबर तक नहीं दी गई थी। घटना की सीसीटीवी फुटेज में डिलीवरी बॉय कुत्ते से काफी दूर एक कोने में खड़ा दिखा। लिफ्ट में एक तरफ वो लड़का था और दूसरी तरफ पालतू कुत्ते को पकड़े उसका मालिक था। लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुली कुत्ते का मालिक बाहर निकलने लगा। उसी वक्त कुत्ते ने डिलीवरी बॉय पर जोरदार हमला कर दिया। वो लड़का जमीन पर गिर गया और उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। कुत्ते को काबू करने के लिए भी उसके मालिक को तगड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन किसी तरह वो कुत्ते को लेकर लिफ्ट से बाहर निकल गया, जबकि डिलीवरी बॉय खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये घटना नोएडा के सेक्टर 75 की एक हाउसिंग सोसाइटी की है, जबकि इससे एक दिन पहले ही गाजियाबाद में भी एक हाउसिंग सोसाइटी में पालतू कुत्ते के हमले का एक वीडियो सामने आया था। उस घटना में एक 9 साल के बच्चे पर एक कुत्ते ने हमला किया था और घटना की सीसीटीवी फुटेज भी वायरल होने में देर नहीं लगी थी। कुत्ते के हमले में बच्चा बुरी तरह जख्मी हुआ था। गाजियाबाद की पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। लेकिन नोएडा के सेक्टर 75 की घटना इससे अलग है। पुलिस को अब तक न कोई शिकायत मिली है और न ही पीड़ित की पहचान हो पाई है, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस तथ्य में छानबीन की जा रही है और इनकी पहचान करके इनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले पिटबुल कुत्तों के हमलों की भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एक के बाद एक पालतू कुत्तों के हमलों की घटनाएं अब लोगों को डराने लगी हैं। इसीलिए पालतू जानवरों पर सख्त कानून बनाने की मांग उठने लगी है। इस बीच बेंगलुरु में हो रही तबाही का एक हैरान करने वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। ये वीडियो बेंगलुरु के एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी का बताया जा रहा है जहां देश के कई मशहूर उद्योगपतियों के घर हैं। लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि तबाही ने बेंगलोर में अमीर या गरीब में फर्क पूरी तरह खत्म कर दिया। एप्सिलॉन नाम की जिस सोसाइटी का ये वीडियो है, वहां एक घर की कीमत 10 करोड़ से 25 करोड़ के बीच बताई जा रही है। यहाँ तक कि इन घरों में किराए पर रहने के लिए भी हर महीने लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। घरों के बाहर खड़ी कुछ लग्जरी गाड़ियां तो कई फीट तक पानी में डूबी दिखी। कई विदेशी गाड़ियां भी पानी में डूबी दिखाई दी, जिनकी कीमत करोड़ों में है। विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेमजी, ब्रिटानिया के सीईओ वरुण बेरी, बायजूस के सीईओ बायजू रविंद्रन और बिग बास्केट के फाउंडर अभिनय चौधरी समेत कई बड़ी हस्तियों का घर इसी एप्सिलॉन में है। लेकिन हालत यह है कि बेंगलोर की सबसे अमीर सोसाइटी में भी लोगों के सामने घर छोड़ने की नौबत आ गई। हाउसिंग सोसाइटी के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनमें भी कुछ लोग परिवार के साथ घर छोड़कर ट्रैक्टर में जाते दिखे। उधर बेंगलुरु की कई आईटी कंपनियों का दावा है कि भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरने की वजह से उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बताया गया कि 30 अगस्त को इन कंपनियों के ज्यादातर कर्मचारी रास्ते में 5 घंटों तक फंसे रहे थे, जिससे उन्हें बड़ी चपत लगी।
जिसके बाद बेंगलुरु की इन आईटी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का ऐलान कर दिया, क्योंकि राज्य में बारिश से सबसे ज्यादा बुरा हाल राजधानी बेंगलुरु का है, जहां इतनी बारिश हुई कि स्कूलों को भी बंद करना पड़ा। शहर के कई इलाकों में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना मुमकिन ही नहीं रहा। सड़कें पानी में डूब गईं। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो इमारतें किसी नदी के किनारे बनी हो। कई गाड़ियां बीच रास्ते में ही खराब हो गई। इन हालात में कई लोग रास्ते में फंसे रह गए। यही नहीं, कई इलाकों में लोगों की कमर तक पानी भरा नजर आया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी ये संकट टला नहीं है। अगले 2 दिन तक शहर में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आईटी कंपनियों के हब कहे जाने वाले बेंगलुरु पर बाढ़ की सबसे बड़ी मार पड़ी है, जिस वजह से वहां मौजूद कई आईटी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन कंपनियों ने दावा किया कि 30 अगस्त को उनके कर्मचारी 5 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे और वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंच सके। और इसके लिए उन कंपनियों ने शहर के खराब बुनियादी ढांचे को कसूरवार ठहराया। बेंगलुरु के आईटी कंपनियों का दावा है कि उनसे सरकार को सालाना करीब 17,600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता है, जो कि कर्नाटक के रेवेन्यू का करीब 32% है। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण बेंगलुरु की इन आईटी कंपनियों को 225 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा तब है जब दूसरे राज्यों के लोगों से कर्नाटक के लोगों की औसत आय ज्यादा होने की एक बड़ी वजह आईटी कंपनियां हैं। इस बीच भयंकर बाढ़ की मार झेल रहे पाकिस्तान पर एक बार फिर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। खबर है कि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां की सबसे बड़ी मंचार झील में इतना पानी भर गया है कि वो कभी भी फट सकती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो, प्राइम टाइम शो। लेकिन अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बात करी श्रमजीवियों से। श्रमजीवी जिन्होंने पूरा ये कर्तव्य पथ का निर्माण किया है, जिन्होंने अपना श्रम दिया है, उनसे बात करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे साथ राशिद अल्वी है, मेरे साथ विश्वास सारंग है। राशिद अल्वी, अब आप उस बात का भी जवाब दीजिए जो ब्रेक से पहले सवाल आया था कि मुगलों से हमारा क्या लेना देना। हमारा लेना देना तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है, हमारा लेना देना तो रविंद्रनाथ टैगोर से है, हमारा लेना देना तो महात्मा गांधी यानी बापू से है। हमारा क्या लेना देना है मुगलों से? देखिए, सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने हरगिज नहीं कहा कि मुगलों से कोई ताल्लुक है। मुगल इतिहास का एक हिस्सा है। मैंने आपसे कहा, और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, उसे एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकालिए। मैंने कहा कि दिल्ली कैपिटल अंग्रेज़ों ने इसलिए बनाई थी, मैं अंग्रेज़ों की बात कर रहा हूँ, कि शिमला यहाँ से नज़दीक है, और उनका यह भी कहना था कि चूंकि मुगलों की कैपिटल रही है इसलिए बनाई है। अगर आप इतिहास को मिटाना चाहते हैं तो दिल्ली से हटाइए कैपिटल। मैंने ये कहा था। अगर आप कह रहे हैं कि ये राजपथ अंग्रेज़ों ने बनाया, तो ये अंग्रेज़ों ने किया सब कुछ, तो कैपिटल भी अंग्रेज़ों ने बनाई थी, ये मेरा कहना था। आप नहीं तो ये मुगलों से पहले तो पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को कैपिटल बना रखा था। क्या करिएगा? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं मियां, मैं पांडवों ने भी तो इंद्रप्रस्थ को कैपिटल बना रखा था। अंग्रेजों को दी। ये इंद्रप्रस्थ दिल्ली तो आदिकाल से कैपिटल रही है। पांडव तो मुगलों से पहले ही थे ना। वो जब इतिहास में कभी रही होगी भाई, इतिहास में कभी, तो आप कहिए ना ये बात। नहीं तो हम अगर मुगलों का इतिहास मानेंगे तो पांडवों का इतिहास भी मानना पड़ेगा। आप क्यों कह रहे हैं भाई? मैं आज तो भी इंद्रप्रस्थ का किला है, किसी का मान रहा। मैं तो कह रहा हूं कि अंग्रेज ने कैपिटल क्यों बनाई थी, मैं वो बात कह रहा हूं। जी। मैं इससे आगे पीछे की बात नहीं कह रहा। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है राशि जी, मेरा सवाल बड़ा मूलभूत है, क्या आपको लगता नहीं है इस कर्तव्य पथ पर कि अगर नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं तो कर्तव्य का मतलब है कि अपना काम करें, और काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्या आपको लगता नहीं है कि किंग्स रोड यानी राजपथ अंग्रेजों की निशानी से आगे बढ़ना, क्या आपको लगता नहीं है ये देश के लिए भी बेहतर है? हम क्यों अंग्रेजों की निशानियों को याद करें? क्या इसका नाम किंग्सवे है? आपने किंग्सवे बदला है कि राजपथ बदला है? कहां आप ले जाते हैं भाई? आप तो एंकर हैं। किंग्सवे को तो लोग जानते भी नहीं हैं। राजपथ बदल के आपने कर्तव्य किया। आप कर्तव्य रखने का हक तब है जब आप कर्तव्य निभाएं। आप कर्तव्य नहीं निभा रहे, और सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। बीजेपी की सरकार आती है, सड़कों के नाम बदल दो, शहरों के नाम बदल दो, राजपथ का नाम बदल दो। अरे ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे लेकिन इस समय की बड़ी खबर मैं आपको आप अपने बच्चे पैदा करो।
मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री ने श्रमजीवियों को बुलाया है कि मैं आपको 26 जनवरी की परेड में शामिल करूंगा। जिन्होंने काम किया है इस कर्तव्य पथ के निर्माण में, उन सबको 26 जनवरी की परेड में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री से जब संवाद हुआ तब ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। ये बड़ी इनसाइड स्टोरी है, बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है इस समय की, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। राशिद अलवी, क्या कहना चाहते हैं आप? एक अच्छी पहल है नरेंद्र मोदी की श्रमजीवियों को बुलाने की। देखिए, आप जो चाहें आप कह सकते हैं। 26 जनवरी में आप बुला रहे हैं, किसी को बुला लीजिए, उनकी जिंदगी बदलिए, उन्हें खाने की रोटी दीजिए, उनको रोजगार दीजिए। 26 जनवरी में बुलाइए या ना बुलाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मीडिया को फर्क पड़ सकता है। सेंट्रल विस्टा में तो हजारों लोगों को रोजगार मिला है। ओके, जी, जवाब जी। देखिए, विश्वास सारंग लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं अपनी बात को। उन लोगों को जी विश्वास जी, उन लोगों को कारोबार दीजिए। और सारंग जी, मैं आपसे सारंग जी जी, विश्वास सारंग, देखिए, मुझे लगता है अमीश भाई, अलवी साहब कंफ्यूज हो गए हैं और वो खुद ही अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है, जब अभी उन्होंने आंकड़े की बात की और बड़े इनकम टैक्स और इसकी बात हो रही है, इन्होंने एक बार भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि सुभाष चंद्र बोस की वहां प्रतिमा लगी है, ये ठीक है या नहीं है। वो कह रहे हैं कि किंग्सवे नहीं है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं, उनकी अंग्रेजी भी अच्छी होगी, तो किंग्सवे का हिंदी अनुवाद क्या? राष्ट्रपति है ना, वही तो बदला है। केवल आप अंग्रेजी को हटाकर हिंदी कर दोगे, उससे नहीं। असली आपकी भाव और भावना क्या है? तीसरी बात, उन्होंने बड़े यहां पर आंकड़े दिए, क्योंकि मैं उसके बाद बोल नहीं पाया था। मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने इनकम टैक्स पेयर्स के बहुत सारे आंकड़े दिए। मैं उनसे विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं कि ये इनकम टैक्स पेयर्स के जो उन्होंने आंकड़े दिए, इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी है या नहीं? और यदि है तो उनके जो रिटर्न है उसमें नेशनल हेराल्ड वाले मामले का क्या कुछ है, उसके बारे में भी आगे के शो में, अभी तो समय नहीं है, वो जरूर बताएं। यदि वो इतने इनकम टैक्स पेई की और इस देश की जीडीपी की और अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो वो ये जरूर बताएं कि नेहरू परिवार के नेशनल हेराल्ड जो मामला है वो उनके रिटर्न में रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता। जहां तक उन्होंने कहा कि मोदी जी कर्तव्य पथ पर नहीं चल रहे हैं, मैंने फिर कहा है, अलवी जी जाकर आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने लोगों का इलाज हुआ है उनसे जाकर पूछिए कि मोदी जी ने कर्तव्य पथ पर अपना पालन किया या नहीं किया। और जहां तक आपका ये कहना है कि ये जो हमारे उस शिल्पी जो हैं जिन्होंने काम किया है और सेंट्रल विस्टा बनाया है, उनकी जिंदगी बदलिए, ना कि उनको 26 जनवरी में बुलाइए। और 26 जनवरी में बुलाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आश्चर्य होता है, आप जैसे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय पर्व का इस तरह से उपहास उड़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा और सम्मान उन श्रमिकों का नहीं होगा जिन्होंने रात दिन मेहनत करके समय से इस सेंट्रल इस पर जवाब राशिद अलवी, आपने बोला 26 जनवरी में बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता नहीं है 26 जनवरी, मतलब अगर 26 जनवरी में किसी को परेड के लिए बुलाया जाता है तो ये बड़ा गर्व का पल होता है। आप कह रहे हैं इससे बड़ा और कोई सम्मान नहीं है। जी, एक सेकंड राशिद अलवी, ओके राशिद, मुझे आश्चर्य है, मुझे आश्चर्य है कि आप जैसे नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। अलवी जी, मुझे मेरी घोर आपत्ति है 26 जनवरी की परेड में किसी को आमंत्रित करना। मुझे लगता है कि किसी भी हिंदुस्तान में रहने वाले या दुनिया में रहने वाले व्यक्ति के लिए इससे बड़ी और सम्मान की बात नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी ने उनको रिकॉग्नाइज किया है, उनकी सेवाओं को वो ठीक है। जवाब सुनना जरूरी है। ठीक है विश्वास जी, मेड योर पॉइंट। विश्वास जी, में निवेदन स्वीकार करिए। ओके राशिद अलवी, 50 सेकंड आप दोनों अपनी बात को रखिए। पहले राशिद अलवी, देखिए, जरूर सम्मान की बात है, लेकिन सड़क को सारंग जी सोने और चांदी का बना दीजिए और भूखे पेट से कहिए कि इस पे चलो तुम्हारा सम्मान हो रहा है, वो कोई सम्मान नहीं होता है। मैंने इनकम टैक्स के आंकड़े इसीलिए दिए कि इस देश के अंदर गरीबी कितनी है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग कितने रहते हैं। और आप कह रहे हैं कि नेहरू परिवार इनकम टैक्स देता है कि नहीं, वो भी इनकम टैक्स में है, आपका नाम भी इनकम टैक्स में होगा।
मेरा भी है और मोदी जी का भी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में उन्होंने अपने रिटर्न में नेशनल हेराल्ड वाले मामले को दर्शाया है या नहीं दर्शाया? मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि देश के सामने एक बड़ा प्रश्न है कि नेहरू परिवार ने नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार किया है। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने क्योंकि आंकड़ों की बात की, मुझे लगता है ये आज का विषय नहीं था, बात खेत की हो रही थी, आप खलियान पर पहुंच गए। आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा सही लगी है या नहीं लगी। आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि इस देश ठीक है जवाब राशिद अलवी से जवाब हटाया जा रहा है तो ये सम्मान की बात है। राशिद अलवी, देखिए मैं जवाब कैसे दूं? ये तो सारंग जी ऐसे इतने बोल रहे हैं कि मुझे गुंजाइश ही नहीं बोलने की। सारंग जी, नेशनल हेराल्ड का मामला कोर्ट के अंदर है, उस पर किसी दिन आप और मैं बहस कर लेंगे। सुभाष चंद्र बोस की बात मैं सिर्फ आपसे इतनी कहूँगा बहुत अदब के साथ, जब सुभाष चंद्र बोस देश की लड़ाई लड़ रहे थे, ना आरएसएस उनके साथ खड़ी थी, बीजेपी तो थी नहीं। जब फ्रीडम फाइटर्स इंग्रेज की लड़ाई लड़ रहे थे, तब आप सब लोग इंग्रेज के साथ खड़े थे। 1942 के अंदर पूरी आरएसएस का इंग्रेजों के साथ खड़ी थी। आज आप सुभाष चंद्र बोस, आप मेरी सुन लीजिए, उसके बाद आपत्ति दर्ज कराइए। सुभाष चंद्र बोस नहीं, मुझे समय नहीं मिलेगा। आप ये बोल रहे हैं, पहली बात मेरी इस बात पे आपत्ति है कि आप लोग अंग्रेजों के समय मैं दूंगा विश्वास सारंग, वो अपनी बात 30 सेकंड में समाप्त कर ले, मैं आपको समय दूंगा। मेरा वादा है, समय तो मुझे निर्धारित करना है, मैं समय दूंगा आपको विश्वास सारंग। राशिद अलवी, देखिए सारंग जी, आरएसएस की छपी हुई किताबें मैंने पढ़ी हैं, जो आरएसएस के पब्लिकेशन ने छापी है, उसमें गुरु गोलवालकर का लेटर मौजूद है। आप कहेंगे आपके घर भिजवा दूंगा कि 1942 के अंदर उन्होंने अंग्रेज को लिखा कि हम इनके साथ नहीं खड़े हैं, इनका मूवमेंट फेल होने वाला है, हम आपके साथ खड़े हैं। आप कहें 10 मिनट दीजिए, चिट्ठी ला के अभी टीवी पे दिखा सकता हूं। आप कहें का इतिहास की बात कर रहे हैं? आज तो आजादी के बाद आप वंदे मातरम बोलिए, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आप सब के सब देशभक्त हैं, हम सब देशद्रोही हैं। राशिद अलवी, अब आप भी निवेदन को स्वीकार करिए। अब जवाब विश्वास सारंग का। विश्वास सारंग 50 सेकंड से 60 सेकंड अपनी बात। भाई, मुझे इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ नहीं लगता। और अलवी जी मुझे कौन सी किताबें देंगे, मैं यदि वो मुझे पता बताएं तो उनको मैं किताबें दूंगा। और आरएसएस जैसे राष्ट्रभक्त संगठन को ऐसे किसी कांग्रेसी नेता के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अलवी जी, यदि इस देश में एकता अखंडता कायम रही है तो उसका बहुत बड़ा कारण है आरएसएस और स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप जिन महान विभूति का नाम ले रहे हैं, उन्होंने जिंदगी इस देश की एकता अखंडता के लिए लगाया है। यदि आज कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है तो उसका केवल और एक केवल कारण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसलिए उसको किसी भी सर्टिफिकेट की आप जैसे नेता से जरूरत नहीं है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं। और निश्चित रूप से इस देश के इतिहास में कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने इस देश को तोड़ा है, मरोड़ा है, इस देश के इतिहास को तोड़ा है और मरोड़ा है। इस देश की एकता अखंडता को कायम करने का रखने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे संगठनों ने ही किया है, जो देश के लिए ही जीते हैं। जहां तक रही कर्तव्य पथ की बात, तो फिर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बार पुनः स्थापित किया है कि वो इस देश के प्रधान सेवक हैं और कर्तव्य निष्ठा का पूरा पालन करने के भाव के साथ इस नए। राशिद अलवी, मेरा एक सवाल और मैं संक्षेप में इसका जवाब चाहूंगा। क्या आपको लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी कई फर्स्ट के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो धारा 370 हटाई गई हो, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो? क्या आपको लगता नहीं है गुलामी की जंजीरें, गुलामी की परछाइयां, इन सबका निदान, इन सबका पिंडदान बड़ा आवश्यक था? ये नया भारत है, जो नया भारत आजादी के 75वें काल में, अमृत काल के अंदर इन गुलामी की जंजीरों को पीछे छोड़ रहा है। इसके लिए तो आपको पीठ थपथपानी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए कि मौजूदा सरकार जो है वो गुलामी के प्रतीकों का पिंडदान कर रही है। हमने आर्टिकल 370 के ख़त्म होने की कभी मुखालफत नहीं की है। और मैं सारंग जी एक बात और कह दूं, एक जुमला आपने कहा था कि राशिद अलवी आपकी मजबूरी है कि कांग्रेस में बैठ के ऐसी बात करो। मैं राजनीति में
बचपन से हूं, मैंने पहला चुनाव बहुत छोटी उम्र में लड़ा था सारण जी, और मैं राजनीति में कभी झूठ नहीं बोलता हूं। कांग्रेस की कमी होती है, टीवी पे बोल देता हूं, ये एंकर बैठे इनसे पूछ लीजिए। मैं कभी गलत, अगर कांग्रेस की कोई गलती होगी, मैं बार बार कहता हूं हमारी गलती है इसलिए आप सत्ता में बैठे, अगर हमारी गलतियां ना होती तो आप सत्ता में नहीं बैठते। इसलिए जो बोलता हूं दिल से बोलता हूं, सच्ची बात बोलता हूं। 370 की मैंने कभी मुखालफत नहीं की। हाँ, ये मैंने ज़रूर कहा है 370 हटाने से पहले कश्मीर के लोगों को एतमाद में, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। आज क्या हालात है वहाँ पे? अगर आपने कॉन्फिडेंस में लिया होता, आपने सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। आपने उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती साहब की लड़की जिसके साथ आपने सरकार बनाई, उन्हें सबको जेल में डाल दिया। आप सबके साथ मशवरा करते, प्रधानमंत्री की आदत क्या? राशिद साहब मशवरा किसके साथ करते? कोई कह रहा था कि तिरंगा उठाने वाला कोई बचेगा ही नहीं, कोई कह रहा था आग लग जाएगी। मशवरा किसके साथ करते? और आप भी जानते हैं, आप तो खुद सरकारों में रहे हैं, शासन में रहे हैं, सरकारें बनाई हैं, सरकारें चलाई हैं। क्या सरकारें जनता, क्या सरकारें लोकशाही के अंदर बताकर फैसले करती है कि मैं ये फैसला करने जा रही हूं? ऐसा होता है? आप बताइए मुझे। देवगन जी, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, किसी से पूछा था? नेशनलाइज्ड बैंक करे थे, किसी से पूछा था? ऐसा नहीं होता। राजीव गांधी ने शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट में फैसला पलट दिया था, किसी से पूछा था राजीव गांधी ने देश की जनता से? देश की जनता कहती नहीं, अधेड़ उम्र की महिला के साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए था। देवगन जी, आप मुझसे उम्र में छोटे हैं जी, और आपको मैं सिर्फ इतनी एडवाइस दूंगा, एज ए एंकर बात कीजिए, आप पाला इधर का मत लीजिए। मैं देश का पालन ले रहा हूं की बात आप कर रहे हैं। मैं 15 साल, अब सुन लीजिए मेरी, 15 साल MP रहा हूं पार्लियामेंट के अंदर। हमेशा पार्लियामेंट में हमेशा हम बीजेपी के नेताओं से मशवरा करते थे, और जरूरत होती थी तो कानून के अंदर तब्दीली करते थे। ये जो आज आप कर रहे हैं, इसमें 12 पॉलिटिकल पार्टीज ने मुखालफत की थी, आपने कोई मशवरा नहीं किया। 60 IAS ऑफिसर्स, जिसमें फॉर्मर बिल्कुल विश्वास वस्ता के खिलाफ बात की थी। अमीश भाई, सबसे मेरे साथ अनुराग भदौरिया और शलमणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन विश्वास सारंग आप अपनी बात को 30 सेकंड में समाप्त करिए। जी, अलवी जी बहुत ही सीनियर हैं। उन्होंने ये कहा कि आप एक तरफ होके एंकरशिप कर रहे हैं, पर मैं उनको ये बताना चाहता हूं, आपने यथार्थ की बात की। ये बात बिल्कुल सही है कि यदि धारा 370 हटी है तो कश्मीर को बचाने के लिए, और उसके जो सुखद परिणाम है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब हम नजर बंद कर लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। और निश्चित रूप से गुलामी के प्रतीकों को हटाकर इस देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो आज हम फख्र के साथ कहते हैं कि वो कुछ समस्याएं जो इस देश के लिए काला कलंक थी, उसको समाप्त करने का काम किया। चाहे भ्रष्टाचार को हटाने की बात हो, चाहे विकास की और कल्याण की राजनीति को स्थापित करने का काम किया हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और अलवी जी की इस बात का मैं जरूर थोड़ा सा मुझे आपत्ति है। उन्होंने कहा कि वही सच बोलते हैं, इसका मतलब हम झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी सच बोलते हैं। ये संवाद तो चलता रहेगा, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विश्वास सारंग और राशिद अलवी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, और सम्मानजनक आपने एक दूसरे को समय दिया, इसके लिए भी। और आप देख सकते हैं प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं शलमणि त्रिपाठी, प्रवक्ता और विधायक भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही अनुराग भदौरिया कर्तव्य पथ पर है नरेंद्र मोदी। आज तो आप भी खुश होंगे। मैं तो कहता हूं कि राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया, अच्छा है, लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बोलूंगा, कर्तव्य पथ पे चलना तो सीखिए कम से कम, पर कर्तव्य पथ को समझिए तो सही, उसका मतलब क्या होता है। उसके बगल में एक अधिकार पथ भी बना दीजिए, जिससे लोग अपना अधिकार मांग पाए। क्या कर्तव्य? यही होता है कर्तव्य कि आपने जनता को सपना दिया था कि हम आएंगे तो नया भारत बनाएंगे, यहाँ पे गरीबी हट जाएगी और जो डीजल पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, हर घर में खुशहाली होगी, हर घर में रोजगार होगा।
आज हालत क्या है गांव में? लोगों को रोजगार तो छोड़ो, महंगाई का क्या, आपने महंगाई का देखिए ये रटा-रटाया भाषण नहीं। मैं जान रहा हूं कर्तव्य पथ पर आपको आपत्ति है। आटा चावल दाल आम जनता है प्रभु। अरे बिल्कुल आपकी बात सही है। दूध दही छाछ और इसको आप रटा-रटाया बोलते हो? अरे शर्म आनी चाहिए आपको इस पर शब्द बोलते हुए। गरीब आदमी को रटा-रटाया वही पुराना वही घिसा हुआ भाषण, वही शैली, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक सेकंड मैं क्यों बोल रहा हूँ रटा रटाया? सुनिए अनुराग भाई, सुन लीजिए 10 सेकंड। अनुराग जी आप डीजल पेट्रोल की कीमत एक सेकंड सुनिए। एक तरफा बोलने के लिए नहीं है ये कार्यक्रम। रुकिए, आवाज को डाउन करिए इनकी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ रटा रटाया हुआ। आपने इसको 2017 में बोला, चुनाव हारे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बोला, चुनाव हारे। 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर बोला, चुनाव हारे। रटा रटाया घसीटा हुआ वही एक बात। महंगाई हो रही है, बेरोजगारी है, गांव में लोगों के पास खाना नहीं है। लेकिन गांव में लोगों के पास खाना नहीं है, महंगाई हो रही है, देश में त्राईमाम है, लेकिन बीजेपी जीतती जा रही है। 5 राज्यों का चुनाव होता है, 4 में बीजेपी जीत जाती है। कर्तव्य पथ पर अगर आपको नहीं पता था तो थोड़ा पढ़ लेते, और आप पढ़ के आए होंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। शलभ मणि त्रिपाठी सपा कह रही है कि आप अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे। आपका टाइम 50 सेकंड। अमीश जी आपने देखा होगा कि जब भी बहुत सनातन वक्त से आप देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है, जब भी कोई महायज्ञ होता है, तो कुछ लोग विघ्न करने चले आते हैं, विलाप करते हैं। आज तो देश के लिए गर्व के क्षण हैं, आज स्वाभिमान के क्षण हैं, आज हमारी अपनी पहचान है, अपना अभिमान है, अपना स्वाभिमान है, और पूरा देश प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा है। गुलामी का जो प्रतीक चिन्ह आज खत्म हुआ है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण लिए थे, आज उनमें से 2 प्रण पूरे हो रहे हैं। गुलामी का चिन्ह खत्म हो रहा है और कर्तव्य का बोध कराते हुए प्रधानमंत्री जी कर्तव्य पथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कौन से लोग हैं जो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं? मैं अभी राशिद अलवी साहब को भी सुन रहा था, अनुराग भदौरिया को भी सुन रहा था, जिन्होंने अपनी झोलियां भर ली, केवल अपने खानदानों का विकास किया, एक के बाद वंशगत राजनीति की, दलगत राजनीति में केवल वंशवादी पार्टियां में केवल एक बेटे के बाद बाप, बाप के बाद बेटा, बाप के बाद बेटा, ये करते चले गए। वो लोग बैठ के ज्ञान देते हैं कि कर्तव्य पूरे नहीं हुए। आज आप देखिए गरीबों के घर में राशन पहुंच रहा है, माताओं बहनों को उज्ज्वला कनेक्शन मिल रहा है, जो बीमार है उनको आयुष्मान की योजना मिल रही है। अब क्या चाहते हैं आप? और तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी कह दिया कि जिन्होंने ये कर्तव्य पथ बनाने में अपना योगदान दिया है, उनको 26 जनवरी को यहां पर आमंत्रित करेंगे। इससे बड़ा सम्मान और कांग्रेस कह रही है इसमें बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, लेकिन विघ्न डालने वाले आएंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि देखिए बड़ी बात उनको ये नहीं समझ में आएगी। जिस कांग्रेस पार्टी की स्थापना एओ ह्यूम ने की हो, जो खुद अंग्रेज रहा हो, खुद महासचिव रहा हो कांग्रेस में, उसको कांग्रेस को ये बात महसूस नहीं समझ में आई। और कांग्रेस ने किया क्या? किंग्सवे को राजपथ करके लगातार गुलामी के जो प्रतीक चिन्ह था उसको लेकर आगे बढ़ते चले गए। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, ये थैली के चट्टे बट्टे हैं, परिवारों को बढ़ाया। जवाब अनुराग भदौरिया जवाब। देखिए इन्होंने बोला, आज कितनी लंबी लंबी बातें कर रहे, भूल गए 1942 में क्या कह रहे थे आप? हिंदू हो जाओ, अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ। भारत छोड़ो आंदोलन में आपने साथ नहीं दिया, आपका कोई व्यक्ति लड़ने को तैयार नहीं था, और लड़ाई में कितने लोग हमारे शहीद हो गए, लेकिन आपके कोई आदमी नहीं लड़ने के लिए। आपने साफ मना कर दिया। उस समय के गोलवलकर जी थे, दीनदयाल उपाध्याय जी थे, बालराज आपके मधोक जी थे, सबने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे यहाँ पे देश के साथ। वो अंग्रेजों के साथ होने की बात कर रहे थे, और माफीनामा आप लिखे, माफीनामा आप लिख रहे थे अंग्रेजों से। उस समय आपने नहीं साथ दिया। आज आप अपना प्रायश्चित करना चाहते हो, आप ये बोल के अच्छी बात आप प्रायश्चित कर रहे हो, लेकिन तो आप लगे हाथ इंडिया गेट का नाम भारत, उसका नाम भारतवार कर दो। किसने आपको रोका है? आप लाल किले को मिटा दो। आप कभी देश की समझ नहीं आ रहा। अनुराग एक सवाल मैं दिल की गहराइयों से आपसे पूछ रहा हूँ। अनुराग जी आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ लगातार। एक मुझे बताइए, ये किंग्सवे रोड का नाम जिसको हिंदी में अनुवाद करके राजपथ किया गया, राजपथ से इतना क्यों प्यार है आपको? राज से प्यार है या पद से प्यार है? कर्तव्य से प्यार करिए ना, कर्तव्य से प्यार करिए ना, राज से इतना प्यार क्यों है? कितनी अच्छी बात आपने कही है, कर्तव्य से प्यार कीजिए। तभी तो मैं चीख रहा हूँ, कर्तव्य निभा रहा हूँ। ये सब इवेंट कर रहे हैं, मैं कर्तव्य की बात कर रहा हूँ। वहां पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लग गई है, इवेंट नहीं है। जनता गांव देहात में रह रही है, उसके अधिकार के लिए चिल्ला रहा हूँ कि उसकी रोडें कब बनेगी,
उनके घर में खुशहाली कब आएगी? उनके घर में कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा? उनके गांव-गांव में बिजलियां कब आएगी? जवाब कब वहाँ पे हेल्थ व्यवस्था सुधरेगी? कब वहाँ पे यूनिवर्सिटी सुधरेगी? कब वहाँ स्कूलों में कंप्यूटर होगा? खाली टीवी पे बातें होंगी कि कब उनके घर में, कब उनके बच्चे कंप्यूटर ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, कब उनके हाथ में कंप्यूटर होगा? बताइए ना, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये हाथ में कंप्यूटर चाहते हैं, दिल में इनके राजपथ है और ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लब्बो-लुबा भी है। शलभ मणि जी, देखिए अमीश जी, इनके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है। ये कौन से लोग हैं जो कर्तव्य की बात कर रहे हैं? इन्होंने अगर अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया होता तो जनता ने हमेशा के लिए बाहर नहीं कर दिया होता। ये खुशहाली की बात करते हैं, ये रौनक की बात करते हैं। आज गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं, किसानों के घरों में रौनक है। आज बिजली पहुंची है, उनको तमाम उनकी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कहां पर अंधेरा है? समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अंधेरा है, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में अंधेरा है। ये जो वंशवादी पार्टियां हैं कि बाबूजी के बाद बेटा जी, बेटा जी के बाद नाती जी, उनके घर में अंधेरा है और उन पार्टियों के घरों में, दफ्तरों में अंधेरा रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो गुनाह किया है, इन्होंने कर्तव्य करने का मौका मिला तो हिंदुओं पर गोलियां चलवाई, कर्तव्य करने का मौका मिला तो लूट खसोट की, कांग्रेस को कर्तव्य करने का मौका मिला तो केवल वंशवाद को आगे बढ़ाया, 2G 3G दामाद जी को आगे बढ़ाया। आज मोदी जी को मौका मिला है तो उन्होंने कर्तव्य पूरा किया है, इसीलिए इस देश की महान जनता ने दूसरी बार मौका दिया है। और हम इनको जो सबसे ज्यादा दिक्कत है, हम समझते हैं कि अभी तक कांग्रेस को समस्या थी, अब समाजवादी पार्टी को भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसे इतनी नफरत है कि उनकी प्रतिमा इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। उसका कारण क्या है कि कांग्रेस ने 450 जगहों पर गांधी नेहरू परिवार के नाम पर मेमोरियल बनाए, अपनी तमाम सारी योजनाएं चलाई। वैसे ही समाजवादी पार्टी भी वंशवादी पार्टी है, इन्होंने भी तमाम सारी योजना मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के नाम पर चलाई। इनको नेताजी के नाम से नफरत है, इनको सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से नफरत है। इनकी नफरत होती रहे, हम तो देश में काम करेंगे, हम तो गुलामी का प्रतीक चिन्ह हटाएंगे, हम तो इस देश का स्वाभिमान जगाएंगे, हम तो इस देश में अभिमान वापस लाएंगे, इस देश को गर्व के क्षण का एहसास कराएंगे। ये जो कुंठित आत्माएं हैं, ये जो विघ्न डालने वाले लोग हैं, शलभ जी, मेरा निवेदन है शांत रहिए आप। मैं अनुराग आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, अब आप शांत रहिए। अनुराग शांत हो जाइए आप, मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना। अनुराग एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए, आपको गुलामी के प्रतीकों से इतना प्यार क्यों है? क्या आपको लगता नहीं है नेवी का झंडा, नेवी का झंडा अगर बदला गया है, जिसमें सेंट जॉर्ज का क्रॉस था, उसमें भारत का चिन्ह आया है, वो आपके लिए गर्व का पल नहीं है? अच्छा, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हुआ है, वो आपके लिए गर्व का पल नहीं है? रुकिए, सेंट जॉर्ज एक सेकेंड, सेंट जॉर्ज की तस्वीर हटाई गई है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगाई गई है, ये आपके लिए गर्व का पल नहीं है? आपने नेताजी की तस्वीर लगाई, स्वागत योग्य कदम है, और बड़ी लगानी चाहिए थी। हम तो कहते हैं सरदार पटेल जितनी बड़ी लगानी चाहिए थी, और गर्व होता मुझे, क्योंकि नेताजी का मामला है, नेताजी की तस्वीर इतनी बड़ी लगनी चाहिए। सबको गर्व है, हिंदुस्तान को गर्व है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, ये लोग वो लोग बात कर रहे हैं जो कर्तव्य पथ की बात हो रही है। कर्तव्य पथ पे जो ये बातें करते हैं, तो मैं वही तो उनको बता रहा हूं कि कर्तव्य पथ पे चलने वालों को अपना कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। वो जो बोलते हैं उसके बारे में उसमें अडिग रहना चाहिए। इन्होंने उज्ज्वला योजना की बात की, इनसे पूछना चाहते हैं उज्ज्वला योजना क्या आपने जो 500 रुपए का सिलेंडर दिया था अभी 1100 रुपए का है, तो बोलने में शर्म नहीं आती? जो आप कहते हो गांव-गांव में बिजली आ गई, बिजली आती है क्या गांव-गांव में? पहले बता दो कितने घंटे बिजली दे रहे हो आप ये बता दो कि आपने प्रत्येक गांव में कितने लोगों को रोजगार दे दिया? आप चर्चा को पुराने ढर्रे पे लेके जाना चाहते हैं। आज देखिए ऐतिहासिक पल है। एक बात बताइए, एक सेकेंड, नेताजी की तस्वीर को देख के आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? दिल से बताइएगा। मैंने तो बोला नेताजी की तस्वीर गर्व की बात है। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। नेताजी की तस्वीर को देख के आपको गर्व हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राजपथ बेहतर नाम है कि कर्तव्य पथ बेहतर नाम है? मैं एक चीज बताऊं आपकी राय में। मैं सुन तो लीजिए, मैंने क्या बोला। देखिए अमीर जी, आपके साथ दिक्कत है कि आप थोड़ा शब्दों को नहीं समझ पाते। मैंने कहा राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया, अच्छी बात है, बट लेकिन कर्तव्य पथ पे चलना तो आए भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या होता है चलना? में अधिकार पथ भी कर देते कि कम से कम जनता को अधिकार तो मिले। आपने नाम कर दिया शलभ मणि, लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट है ना आपको? 140 ठीक है, आपके शब्द यही है ना, मैं समझ गया आपके शब्दों को। ठीक है, अब आप शांत होइए, इनको ऑडियो डाउन करिए। शलभ मणि जी, जवाब। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग, नाम क्या है? समाजवाद।
और जरा पढ़ लीजिए मुलायम जी के बाद कौन है, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव। तो ये समाजवाद के नाम पे जो वंशवाद का खेल करते रहे, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि राजपथ से कर्तव्य पथ होने का गौरव क्या है, कर्तव्य पे चलना होगा, अभिमान क्या है। एक गरीब व्यक्ति जो मजदूर रहा हो, जो श्रमिक रहा हो, उसको गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बुलाने का अर्थ क्या है? और इससे बड़ा कर्तव्य क्या हो सकता है कि आज एक सामान्य, एक साधारण, एक गरीब व्यक्ति जाता है बैंक खाते के भीतर जाकर, बैंक के भीतर जाकर अपना बैंक खाता खुलवाता है, उसको किसान सम्मान निधि भी मिलती है, आयुष्मान भी मिलता है, घर पे राशन भी मिलता है, जीने का अधिकार मिलता है और घर में, गांव में रोजगार मिलता है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? इन्होंने तो शौचालय तक का पैसा लूट लिया, इन्होंने तो गरीबों के मकान तक का पैसा लूट लिया, अपनी वंशवादी पार्टी चलाई। शुक्रिया, शुक्रिया। मेरा समय यहीं समाप्त हो गया है, लेकिन अब से कुछ पल के अंदर प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ का अनावरण करेंगे और यह बहुत बड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी करेंगे, बोलेंगे भी, और वो लाइव सब कुछ आपको देखने को मिलेगा न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार। ओवर टू अमन चोपड़ा।